अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द ट्रेडिशनल न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी as presented by Solow, also named as a Solow growth model. मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। इन द Solow growth model, basically Solow estimated the impact of saving rate, population growth rate, and technological progress on GDP growth rate. Solow used these three variables as a determinant of GDP growth rate: saving growth, population growth, and technological progress, and found that saving leads to increase in the GDP growth rate, but this increase in GDP growth rate is temporary. Economy gets back to its previous equilibrium in the long run. सेविंग से जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, लेकिन ये इजाफा लंबे अरसे के लिए नहीं है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो अपने प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सेकेंडली, population population growth rate adversely affect the GDP growth rate according to Solow growth model. And finally, in the Solow growth model, only technology is the variable which leads to persistent increase in GDP growth rate. Persistent means कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट में इजाफा होगा ये लॉन्ग रन के लिए होगा। But obviously there are some criticism point we have already discussed on Solow growth model. Basically those critical point is based on the assumptions of the model. So today we are going to start the next theory, that is balanced growth theory, which was presented by Professor Ragnar Nurkse. Ragnar Nurkse's balanced growth theory. The balanced growth theory is an economic theory pioneered by the economist Ragnar Nurkse 1907 से 1959 तक का पीरियड रहा इनका। The theory postulates that the government of any underdeveloped country needs to make larger investments in a number of industries simultaneously. This will enlarge the market size, increase productivity, and provide an incentive for private sector to invest. बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक अंडर डेवलप्ड इकानमी में, ऑब्वियसली जो ग्रोथ थ्योरीज हैं मोस्टली जो है वो अंडर डेवलप्ड इकानमी के लिए ही प्रेजेंट की जाती हैं, ताकि वो अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करके जो है वो डेवलप कंट्रीज के साथ compete कर सके या डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सके। सो अंडर डेवलप्ड इकानमीज की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब ऐसा ना करे कि कुछ इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करे उनमें इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, तमाम इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट करे और उनमें एक बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट करे। इससे क्या होगा, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी, मार्केट साइज इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और दूसरा ये कि उसके एक्सटर्नल इफेक्ट भी होंगे कि उससे जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो इन इंडस्ट्री से लिंक है वो भी ग्रो करेगा। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रेटजी बिहाइंड द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। बेसिकली हमने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा है। ये बेसिकली विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ब्रेक करने के लिए जो है वो नर्कसे ने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी को प्रेजेंट किया था। नर्कसे वाज इन फेवर ऑफ अटेनिंग बैलेंस ग्रोथ इन बोथ द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है,
हमने प्रीवियसली भी जो स्टडी किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर है, वहाँ से लेबर फोर्स जो है वो मॉडर्न सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करती है, जैसे हम लिवर सेक्टर में पढ़ा है, या स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल जितने भी पढ़े हैं हमने इसमें यही पढ़ा है। जबकि जो नक्शे का व्यू है वो ये है कि बैलेंस ग्रोथ करनी चाहिए, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन बोथ द सेक्टर्स, ट्रेडिशनल सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर। इसके पीछे स्ट्रेटजी ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है प्रोफेसर नरसे की, कहता है कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो जब इनिशियली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाती हैं तो स्टार्टिंग में जो उनकी इंडस्ट्रीज बनती हैं वो होती हैं लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। सो जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है उसकी स्ट्रेटजी ये है वो कि जो है वो बैलेंस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैलेंस ग्रोथ आनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एज वेल एज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों को कंसीडर कर रहा है ये। He recognized that the expansion and intersectoral balance between agriculture and manufacturing is necessary so that each of these sectors provides a market for the products of the other and in turn supplies the necessary raw material for the development and growth of the other। ऑब्वियसली जो ये लॉजिक है कि दोनों सेक्टर में जो है वो बैलेंस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके पीछे जो लॉजिक है वो इनके आपस में इंटरलिंकेजेस हैं। और आप देखेंगे कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो मतलब एक ग्रो कर रहे हैं, डेवलपिंग से डेवलपमेंट स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इनिशियली इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, या वो इस तरह की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जो बेसिकली इनके आपस में स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस को एक्सप्लेन करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर ये आपस में स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। जब स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है, अगर आप इनमें बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे दोनों सेक्टर में, तब इकोनॉमी के लिए ईजी होगा ग्रो करना। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंडस्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, अब वहां पे जो रॉ मटेरियल यूज होना है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। हाँ, अगर अकेला एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री सेक्टर में जाना है, तो इंडस्ट्री सेक्टर अगर ग्रो नहीं कर रहा तो वो कैसे उसको एब्जॉर्व कर पाएगा। सो जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की स्ट्रेटजी है वो कहता है कि दोनों सेक्टर्स में जो है वो बैलेंस इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ग्रोथ की जाए इस तरीके से क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये आपस में इंटरलिंकेजेस इनके दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस विद ईच अदर, सो इजीली फिर जो है वो ग्रो कर सकेंगे। नक्से एंड पॉल रोजनस्टाइन रोडन were the pioneers of balanced growth theory. There are two economists, Professor Nurse and second one is Paul Rosenstein-Roden, were the pioneers of balanced growth theory. Nurse has also clarified the various determinants of market size and puts primary focus on productivity. According to him, if productivity levels rise in a less developed country, its market size will expand and thus it can eventually become a developed economy. प्रोफेसर नक्से ने जो है वो एक और साथ कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। उसने जो है वो मार्केट साइज के डिटर्मिनेंट्स को जो है वो पॉइंट आउट किया है, उनको टारगेट किया है, और इसका जो बेसिक फोकस रहा है वो है प्रोडक्टिविटी पे, कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अगर हम बैलेंस ग्रोथ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एज वेल एज इन द इंडस्ट्री सेक्टर, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अगर प्रोडक्टिविटी राइज करती है, जब प्रोडक्टिविटी राइज करेगी तो अल्टीमेटली आपका मार्केट साइज इंक्रीज करेगा। जब आपका मार्केट साइज इंक्रीज करेगा तो इवेंचुअली एक कंट्री जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी बन जाएगी, और जो इमर्जिंग से फिर वो आपको डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाएगी। तो मार्केट साइज ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप चाइना का मार्केट साइज चेक कर सकते हैं कि उनका मार्केट साइज कितना एक्सपैंड है प्रोडक्टिविटी की वजह से। ये मैटर नहीं करता कंट्री कितना, ये तो चाइना तो कंट्री बड़ा है, आप जापान की एग्जांपल ले लें, कंट्री बहुत छोटा है, कंट्री बहुत छोटा है लेकिन उसका मार्केट साइज बहुत एक्सपैंड है।
कौन सा कंट्री है जहां पे जापानीज प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल? यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन वहां पे भी टोयोटा टोयोटा ही है, होंडा होंडा ही है। आप वहां पे भी चेक कर लें, वहां पे जो व्हाइट हाउस में भी मोबाइल फोन पड़ा हो, उस पर लिखा हो पीछे मेड इन जापान। सो दिस इज सक्सेस। कंट्री का साइज, कंट्री का रिसोर्स मैटर नहीं करते, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत है, जिस वजह से उनका मार्केट साइज एक्सपैंड है, और आप देख सकते हैं कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नक्से हैज बीन nicknamed an export pessimist, as he feels that the finance to make investment in underdeveloped countries must arise from their own domestic country. No importance should be given to promoting exports. So बेसिकली प्रोफेसर नक्से ने जो है वो डोमेस्टिकल प्रोग्रेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जबकि एक्सपोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जो कि दी जानी चाहिए थी एज वेल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी चाइना की या जापान की। ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मार्केट साइज अब एक कंट्री तक महदूद नहीं रह सकता। ये जो मार्केट साइज है, मैं कंट्री के मार्केट साइज की बात नहीं कर रहा, ये मैं इंटरनेशनल मार्केट साइज की बात कर रहा हूँ कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ तक एक्सेस है। दिस इज मार्केट साइज। हम डोमेस्टिकली तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्रोसेस ऑफ बैलेंस ग्रोथ, लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैनी सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। ऑब्वियसली स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि बैलेंस ग्रोथ, ये बैलेंस ग्रोथ का जो वर्ड है, बेसिकली उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट करे, वो बैलेंस ग्रोथ लेकर आए ट्रेडिशनल सेक्टर में भी और मॉडर्न सेक्टर में भी, मतलब दोनों सेक्टर में जो है वो बैलेंस इन्वेस्टमेंट करे। सो कंप्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड बिटवीन सेक्टर्स। ऑब्वियसली जितने भी सेक्टर्स हैं, मॉडर्न सेक्टर है, ट्रेडिशनल सेक्टर हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा आपस में वो इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो इनिशियली इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं वो ज़्यादातर वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा होता है, वो यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इनके आपस में लिंकेजेस हैं बहुत ज़्यादा, कंप्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड बिटवीन दी सेक्टर्स, ठीक है, उनकी डिमांड उधर यूज हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर में है और इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो इस इंटरलिंकेजेस की वजह से इनमें इक्वली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इक्वली ग्रोथ लेके आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, साइज ऑफ द मार्केट विल एक्सपैंड। अल्टीमेटली मार्केट साइज एक्सपैंड होगा, प्रोडक्टिविटी एक्सपैंड होगी, एंड इकोनॉमीज ग्रोज एंड डेवलप। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी। इज देयर एनी क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। जी स्टूडेंट्स मौजूद है ना, आप जाग रहे हैं कोई? जी कोई स्टूडेंट बोलेगा, मुझे पता चलेगा कि जिंदा है, मौजूद हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। ऑलराइट, शुक्र है आप बोल रही हैं, थैंक कोई यू। बोल ही नहीं था, रानी का मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, आप थैंक यू। यही ना समझे, कोई सुन ही नहीं रहा। यही समझना मैंने, मैं क्यों ना समझू, यही समझूंगा। फिर अरे यार, सारे बोलो स्टूडेंट। जब जब सारे फेल हो जाएंगे तो मैं तो यही कहूंगा ना, आप तो बोलते नहीं थे, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आप अल्लाह सुन ना करे सर। आप सुनते ही नहीं थे तो फिर मैं यही कंसीडर करूंगा ना कि आप लोगों को सब कुछ आता है। नहीं तो सर, जब आप सब बोलेंगे सुन रहे नहीं हैं। तो नहीं हम मुझे कैसे सुनते हैं पता सर। चलेगा कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? ऑलराइट, तो आज काम का डायलॉग हमें याद है। ऑलराइट। Determinants of size of market. Obviously, Professor Narkse also explained the determinants for the size of market. Obviously, market size expand तभी होता है जब productivity increase हो. So, money supply, supply of money, population, geographical area, transportation cost and trade barriers, sales promotion, and ultimately productivity. So these are the determinants of market size as explained by Professor Nakse. So here is the criticism.
क्रिटिसिज्म आपने खुद करना है ताकि आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आए, मतलब पता चले कि आप भी थोड़ा एफर्ट कर रहे हैं। आपने इस पे क्रिटिसिज्म खुद करना है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि अब बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की स्ट्रेटजी थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे इन अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स। मीन्स किसी एक सेक्टर को, किसी एक या चंद इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट ना करें, या चंद किसी एक सेक्टर को सिलेक्ट ना करें, बल्कि उसे तमाम सेक्टर्स में बैलेंस्ड ग्रोथ लाने के लिए बैलेंस इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मेरे जहन में क्रिटिसिज्म ये आता है कि चूंकि कंट्री डेवलपिंग है तो उसके पास इतना कैपिटल, इतना फाइनेंस कहाँ आएगा कि वो तमाम सेक्टर्स में इक्वली इन्वेस्टमेंट कर सके, तमाम सेक्टर्स को इक्वली ग्रो कर सके, तमाम इंडस्ट्रीज को इक्वली ग्रो कर सके। उसके पास इतना कैपिटल फाइनेंस कहाँ से आएगा? सो इट इज़ इम्पॉसिबल फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, it is impossible to make a huge investment or to make a huge to bring a huge level of capital for investment in the large number of industries or wide range of sectors। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है गवर्नमेंट के लिए कि वो कहाँ से पैसा लाए। सो अगर आपके ध्यान में भी कुछ क्रिटिसिज्म आए तो यू कैन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।